चाहे एग्जाम आपके हो आईएएस, चाहे एग्जाम हो आपके एमपी पीएससी, कितने स्टेप में होता है? प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो अब यहां आपके पहला पॉइंट हमने ये देखा। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया था कि यूपीएससी या फिर आपके एमपीपीएससी, एमपीपीएससी अपने किसी भी आपके एस्पायरेंट के अंदर क्या क्या चेक करती है इन एग्जाम्स के अंदर। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या चेक करती है? मैच्योरिटी, यानी कि आपके एक ऐसे कैंडिडेट को ये चेक करते हैं जिसके अंदर क्या हो? मैच्योरिटी हो। ठीक है, मैच्योरिटी के आधार पर ही ये एलिजिबिलिटी यानी योग्यता का निर्धारण करते हैं। इनका स्टैंडर्ड क्या है यूपीएससी और एमपीपीएससी का? कि अगर कोई पर्सन जिसकी 21 ईयर एज हो चुकी हो और वो अगर ग्रेजुएट है तो हम कहेंगे कि वो एग्जाम देने के लिए मैच्योर है। ठीक है, दूसरा आपके ये क्या चेक करते हैं? नॉलेज। ठीक है, अब अगर इन एग्जाम्स में हम नॉलेज का आपके स्तर देखें तो नॉलेज का स्तर इनका क्या होता है? जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। यानी कि यूपीएससी एग्जाम में या एमपीपीएससी के एग्जाम में आपके नॉलेज का स्तर ऐसा होना चाहिए कि आपको हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, लेकिन बहुत कुछ किसी एक विषय के बारे में ना पता हो। यही कारण है कि यहाँ 10 से लेके 12 सब्जेक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर से ये उम्मीद की जाती है कि उस जहां बैठा हुआ है वो, ठीक है, तो उसे वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, साइंटिफिक इशूज, एनवायरमेंटल इशूज, लॉ, लीगल इशूज, एथिकल इशूज, ये सारी चीजें उसे आती हों। इसीलिए आपके एग्जाम के अंदर इतने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने आपको ये बताया कि नॉलेज को ही टेस्ट करने के लिए आपके यूपीएससी और एमपीपीएससी क्या लेती है? एग्जाम। अब एग्जाम में आपके कौन कौन सा एग्जाम? पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। ठीक है, यह हुआ। तो प्रीलिम्स में नॉलेज के अलावा और क्या क्या चेक करते हैं? ये एप्टीट्यूड, ठीक, ह्यूमन एरर, ठीक है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और आपकी कंसंट्रेशन स्किल। ये चीजें आपके चेक करते हैं किसमें? प्रीलिम्स में। ठीक है, मेंस के अंदर नॉलेज के अलावा क्या चेक होता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी सब्जेक्ट पे, आपकी एनालिसिस करने की स्किल कैसी है, ठीक है, इंटर रिलेट करने की स्किल कैसी है, ये चेक होगा आपके मेंस के अंदर कि विभिन्न सब्जेक्ट्स को आप आपस में इंटर रिलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद में यूपीएससी और एमपीपीएससी ये किसी भी कैंडिडेट में तीसरी चीज आपके जो चेक करती है वो करती है क्या? पर्सनैलिटी। ठीक, कि आपकी पर्सनैलिटी आईएएस या एसडीएम बनने लायक है या नहीं है। और पर्सनैलिटी चेक करने के लिए आपके ये अरेंज करती हैं क्या? इंटरव्यू। तो अब हमारा मुद्दा है इंटरव्यू के अंदर आपके क्या चेक होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि कोई भी आपके जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम आपके ये समझें, क्योंकि हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंटरव्यू की एक तैयारी जो होती है ना वो आपको फर्स्ट डे से शुरू करनी पड़ेगी। अपने आप को इस तरह से ढालना पड़ेगा कि आप इंटरव्यू को फेस कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आप एक दिन में इंटरव्यू फेस करना कभी नहीं सीखोगे। आपके पास कितने भी नॉलेज का लेवल हो और आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, जब कभी भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे ना तो यकीन मानना कि पसीना आ जाएगा आपके। ठीक, जबकि पूरे रूम के अंदर आपके एसी चल रहा होता है लेकिन पसीना आ रहा होता है। ये हर इंटरव्यू की खास बात होती है। आपके इंटरव्यू फेस करना भी अपने आप में एक आर्ट है। वो 25 मिनट जो होता है ना इंटरव्यू के, 20 से 25 मिनट, वो ये लगता है कि पूरे लाइफ के सबसे बर्डन वाले 25 मिनट हैं वो। ठीक, और ये आपको जो हैबिट पड़ेगी ना वो अभी से जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे इस चीज के लिए तब पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बच्चे तो क्लास में ही आंसर नहीं दे पाते कई बार। जब आप क्लास में नहीं बोल पा रहे हो तो वहां बोर्ड के सामने कैसे बोलोगे? ठीक, तो ये जो बोलने की स्किल है ना, इसमें हेजिटेट कभी नहीं करना है। अगर आ रहा है तो बोलना है, नहीं आ रहा है तो सिंपल सॉरी बोलना है। लेकिन हेजिटेट कभी का मतलब ना कभी क्लास में करना है ना कभी ग्रुप डिस्कशन के टाइम हेजिटेट करना है। क्यों? क्योंकि ये तो सब आप ही लोग बैठे हो ना। अगर यहाँ कुछ गलत हो भी गया तो कौन सी बेइज्जती होनी है?
और बेइज्जती हो भी जाए तो जैसे आप वैसे आप, दोनों एक ही लेवल पे तो, ठीक। ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई विशेष नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ आपके ये है कि जितना आप अपने हेजिटेशन को यहाँ खोल दोगे क्लास के अंदर, उतना ही ईजी हो जाएगा आपके लिए इंटरव्यू बोर्ड में जाना और उसे फेस करना, ठीक है। तो इंटरव्यू हमेशा याद रखना, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरनल व्यू, किसी भी टॉपिक पे आपका इंटरनल व्यू क्या है, यही होता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर कभी भी वो नॉलेज टेस्ट करते ही नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर यकीन मानना कि आपसे अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाएं और 20 के 20 क्वेश्चन के जवाब आप मत दो, ठीक। बस ईमानदारी से आप 20 से 20 क्वेश्चन पर सिर्फ एक वर्ड आप बोल दो, सॉरी, ठीक, आई डोंट नो। और सॉरी के साथ में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सच में पता होना आपके जरूरी है, ठीक, कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वो भी आपको अगर नहीं पता, तो सॉरी तो बोल नहीं है, यहाँ अपनी गलती को भी आपको मानना है, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपको एक और वाकया बताते हैं हम। एक इंटरव्यू था आपकी यूपीएससी का, ठीक है। अब यूपीएससी का आपके इंटरव्यू था, यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, एमपीपीएससी में नहीं होता, पहले 2 ऑप्शनल आपके होते थे यूपीएससी के अंदर, ठीक। तो एक पर्सन का आपके ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस। जब वो इंटरव्यू बोर्ड में आपके कैंडिडेट गया तो उससे आपके एक क्वेश्चन पूछा गया। कई बार आप यकीन मानना कि पूरे इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो एक क्वेश्चन निर्धारित कर देता है आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। और उस एक क्वेश्चन में भी आपके आंसर हो सकता है उसने सही दिया हो सकता है ना दिया हो, वो उसी बात से खुश हो गए हो, ठीक। अब क्या क्वेश्चन था, पॉलिटिकल साइंस का वो कैंडिडेट आपके गया इंटरव्यू देने और उससे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल बताओ, भारत के संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब यहाँ क्या है कि प्रीएम्बल की खास बात यह है कि 2-3 लाइन तो सबको याद होती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके बाद में किसी को याद नहीं होती है, ठीक। अब हमने आपको बताया कि इंटरव्यू में आंसर तभी देना है जब आपको आंसर पूरा आता है, अगर पूरा आंसर नहीं आता है तो आंसर नहीं देना है, चुपचाप सॉरी बोलना है। अब उस पर्सन का भी आपके सिचुएशन यही थी, उसे भी 2-3 लाइनें याद थी प्रीएम्बल की, लेकिन पूरी प्रीएम्बल याद नहीं थी। अब उसका आपके जवाब, मतलब उसने जो अपनी गलती मानी किस तरह से, ठीक। तो उस पर्सन ने कहा कि माई सेल्फ XYZ, ठीक, मैं भारत के सबसे बड़े एग्जाम का इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ या देने आया हुआ हूँ और कोइंसिडेंटली मेरा सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है और इसके नाते मुझे प्रीएम्बल याद होनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे प्रीएम्बल याद नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा और अगर अगली बार मुझे मौका मिला यहाँ बैठने का तो मैं अपनी इस गलती को दूर करके आऊंगा। मतलब गलती तो थी, उसने एग्री किया ना, तो उसने ये भी तो एग्री किया कि वो अपनी गलती को सुधार के आएगा, ठीक। यही एक क्वेश्चन था, ठीक। इंटरव्यू मार्क्स 225। यहाँ इंटरव्यू इतना बड़ा गैप खड़ा कर देता है, 2 चीज हमेशा याद रखना, मेंस एग्जाम आपको सिर्फ सिलेक्शन दिलाएगा और इंटरव्यू आपको रैंक दिलाएगा। जितने भी रैंकर्स होते हैं ना आईएएस के अंदर, ये मेंस की वजह से नहीं होते, ये रैंकर होते हैं इंटरव्यू मार्क्स की वजह से। टॉप 10 के आप नंबर उठाना, टॉप 10 के नंबर में आप देखना कि उनकी जो नंबर है मेंस से ज्यादा किसमें, इंटरव्यू, ठीक। तो हम फोकस पूरा हम हमेशा किस पे रखते हैं, मेंस पे, कि मेंस में हमें ज़्यादा नंबर लेना है। मेंस में भी नंबर लेना एक आर्ट होती है, आगे बताएंगे आपको मेंस में नंबर लेना आपके किस तरह से आर्ट होती है। जैसे इस साल के आपके यूपीएससी के अंदर 9th रैंकर है आपके, ठीक है, सबीना सकीना कुछ ऐसा ही नाम है, हिस्ट्री ऑप्शनल की स्टूडेंट है, ठीक। उस लड़की के 500 में से, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना हिस्ट्री में 500 में से नंबर है 309 और जीएस में 1000 में से नंबर है 341। सिर्फ 500 में से ऑप्शनल में उसने इतना बड़ा वेरिएशन खड़ा कर दिया कि ऑल इंडिया 9th रैंक है उसकी, क्योंकि जीएस में आपके नंबर आते ही नहीं आईएएस के अंदर। जीएस में आपके 400 मार्क्स जो होते हैं ना वो टॉपर्स के होते हैं, 400 नंबर, सिर्फ 40% मार्क, यस, आउट ऑफ 1000, ठीक। मार्क्स ऐसे आते हैं उसमें पेपर 1 82 मार्क्स, पेपर 2 78 मार्क्स, 1000 में आपके 250 में से ये जो नंबर आते हैं, 1000 नंबर में से 400 नंबर अगर आपने अचीव कर लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया। ऑप्शनल में आपके 250 से लेके 320 नंबर तक लोग अचीव कर देते हैं क्योंकि 650 तो कट ऑफ ही उसका टोटल। फिर दूसरा आपके ऐसे में, ठीक, इसमें भी आपकी कई चीजें होती हैं आपके। सामान्य तो होता क्या है,
हम लोग क्या है कि कभी अपनी तैयारी को समझते नहीं है। आईएएस क्या एक स्ट्रेटेजिक एग्जाम है। स्ट्रेटेजिक एग्जाम कैसे, जैसे अब आपने ये देखा कि पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट है, पेपर 2 में कितने, पेपर 3 में कितने, पेपर 4 में कितने। ठीक, मार्क्स खींचने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे जीएस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 डायनेमिक है। डायनेमिक है मतलब ये इमीडिएट चेंज हो रहे हैं यहाँ इशूज। ठीक, इसको आप कितना भी पढ़ लेना कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं पेपर 4 एथिक्स। कांस्टेंट सिलेबस है उसका, उसमें 20 ही टॉपिक हैं और उन 20 से ही क्वेश्चन आना है। तो हम क्या करते हैं कि उन 3 पेपर पे पूरा साल देंगे और एथिक्स पे हम आपके 15 ही दिन में खत्म कर देंगे। यहां हम लैग करते हैं। ठीक, तो यहां आपके प्रॉब्लम ये नहीं है। एक किसी भी क्लास में हमने आपको हमेशा बताया पढ़ने वाले आपके 100 लोग होते हैं, लेकिन आपके रणनीति तरीके से कोई भी अगर युद्ध होता है तो हमेशा स्ट्रेटजी से जीता जाता है। तैयारी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है उस युद्ध को जीतने की। ठीक, तो यहाँ मार्क्स का हम खींच सकते हैं। तो मार्क्स आप जीएस में कभी खींच ही नहीं सकते सिविल सर्विसेज में। ठीक, ऐसा नहीं है कि चाहे आप कितना खुद पढ़ लेना, कितना कोई भी पढ़ा लेना, आपको हाईएस्ट मार्क बता दिए 400, इतने ही खींच पाओगे। और इस 400 में से भी बताते हैं, 400 में से अकेले एथिक्स में जो मार्क्स होंगे वो होंगे कम से कम 125। तो इसका मतलब 3 पेपर में कुल मार्क्स कितने आप लेके आ रहे हो, 275। ये 3 पेपर के मार्क्स बता रहे हैं। यानी कि आप चाहो तो उसे एथिक्स में आप 125 से 150 कर सकते हो, बाकी के में नहीं कर सकते। 100 भी क्रॉस नहीं होंगे बाकी के में तो। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये पेपर का लेवल होता है। वह पेपर का लेवल ही ये है कि वहां जब टॉपर्स के ही इतने हैं तो फिर बात ही छोड़ दो आप। तो मार्क्स हम कहाँ खींच सकते हैं, हम एथिक्स में खींच सकते हैं, जीएस में कहाँ खींच सकते हैं, हम ऐसे में खींच सकते हैं। ठीक, कहाँ खींच सकते हैं, हम ऑप्शनल में खींच सकते हैं। ठीक, आईएएस में जो सबसे बड़ी गलती जो आपके स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो जीएस पे फोकस पूरा रखते हैं, ऑप्शनल को भी इतना वेटेज नहीं देते। ठीक, हालांकि एमपीपीएससी में तो है ही नहीं ऑप्शनल। ठीक है, अब अगर हम एमपीपीएससी में आए तो एमपीपीएससी में आप खुद देखना ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड ये होता है कि जो ज्यादातर जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो इन 5 सब्जेक्ट पर तो फोकस बहुत करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस या साइंस टेक। फिर बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको वो सेकेंडरी कर देते हैं, उन पर फोकस क्या हो जाता है उनका, थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होता है। तो कंपेरेटिवली अगर कम फोकस है तो फिर स्वाभाविक सी बात है आप जब उन सब्जेक्ट्स को लिखोगे तो वहां भी तो मार्क्स डिफर करेंगे। जबकि अगर उन पे इक्वल फोकस अगर हो तो मार्क्स खींचने की संभावना उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी सब्जेक्ट जिन्हें हम समझ लेते हैं उन्हें सभी सेकेंडरी समझते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग उनमें बेहतर परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते। ये इशू होता है मैन। तो यहाँ सेकेंडरी कुछ नहीं है, यहाँ इक्वल वेटेज आपको लेके चलना है और यहाँ ये देखना है कि लोग लैग कहाँ कर रहे हैं। ठीक, आईएएस बनने का मतलब लोग सिर्फ समझते हैं जीएस, और जीएस में भी जीएस के 3 पेपर। और जिस कोई भी व्यक्ति अगर आईएएस की तैयारी करेगा तो आप उससे पूछना, सिवाय जीएस के उन 3 पेपर के वो पूरा कुछ सोचता ही नहीं है। जबकि मार्क्स खींचने के लिए आप इंटरव्यू को तैयार करो ना अपने को, आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह का स्ट्रांग बनाओ कि 275 में से 225 आप इंटरव्यू मार्क्स लेके आओ। कहीं अगर डिफर कर भी रहे हैं मार्क्स तो उससे दूर होगा। आप ऐसे को स्ट्रांग करो। आप जीएस में अगर जा ही रहे हो तो एथिक्स के पेपर को स्ट्रांग करो और ऑप्शनल को स्ट्रांग करो, क्योंकि उन 3 पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि हमने आपको तीनों बता दिए। अगर हाईजेस्ट होंगे तो 300, कितने में से, 750 में से। अकेला ऑप्शनल, अकेला ऑप्शनल 300 दे सकता है 500 में से। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो हमने आपके बात चल रही थी हमारी किसके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, तो इंटरव्यू में याद रखना आपको चाहे 10 में से 20 में से एक भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, लेकिन आपको क्या बोलना है, सॉरी। ठीक है, ये सॉरी ये बताएगा कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो और अगली बार आप इसमें रिफॉर्म करके आओगे। ठीक है, जब तक आंसर ना पता हो आपको बोर्ड के सामने बोलना ही नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो इंटरव्यू में आपको हमेशा याद रखना है, वो याद रखना है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड किसे कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोतल है आपकी, ठीक है, ये बोतल आपके आधी खाली है आधी भरी है। तो आपसे सिंपल आपके क्वेश्चन पूछा गया कि इसके बारे में अपनी राय दो, तो आपने बोला आधी खाली है, आपने बोला आधी भरी है, दोनों ही सही है ना आंसर। लेकिन जो ये बोलेगा कि वो आधी भरी है ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो ये बोलेगा आधी खाली है ये नेगेटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ आपको इंटरव्यू के दौरान जो अपना एटीट्यूड रखना है वो कैसा रखना है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड शुरू से ही रखना होगा। ठीक, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, आईएएस में सिलेक्शन का रेशो बहुत कम है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक, लेकिन 1% तो है, इसका मतलब आपके चांस है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है।
ठीक है, जो भी हो रहा है, आपको कितनी सीट चाहिए? एक। वैकेंसी कितनी है? 1000। ठीक, तो 1000 टाइम चांस है आपके सिलेक्ट होने के, आपको तो एक ही चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम बैठते हो तो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि 300 ही सीट्स इसमें, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो 300 पूरी चाहिए क्या आपको, जो आपका होगा कि नहीं होगा? चाहिए तो एक ही ना, तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बस यही पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा, अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है आपका मोरल अप होगा हमेशा। मोरल अगर अप होगा तभी आप इंटरव्यू को फेस कर पाओगे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट जो यहाँ आपको इंटरव्यू में जो याद रखना है ना, वो याद रखना है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड की अगर हम आपकी बात करें, इंटरव्यू बोर्ड की एक खास आदत होती है आपको उलझाने की। वो सिर्फ ये चेक करते हैं आपके कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है भी यहाँ या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी एक मेंबर ने क्वेश्चन आपके पूछा, ठीक, फिर दूसरे मेंबर ने आपके क्वेश्चन पूछा, तीसरे मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, और कई बार ये टाइम नहीं देंगे, एक ने पूछा, दूसरे ने, तीसरे ने। इन तीनों का उद्देश्य क्वेश्चन का आंसर जानना है ही नहीं। ठीक, इन तीनों का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ था या नहीं था। जिस क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए क्या आपने उसी क्रोनोलॉजी में आंसर दिया है? यहाँ क्रोनोलॉजी चेक कर रहे हैं वो सिर्फ, यानी जिस व्यक्ति ने पहला क्वेश्चन पूछा है आपको जवाब उसको देना है, जिसने दूसरा पूछा है तब उसको देना है, और जिसने तीसरा पूछा है तब उसको देना है। इंटरव्यू बोर्ड में हमेशा याद रखना, जिसने क्वेश्चन पूछा है आई कांटेक्ट हमेशा उसके साथ होना चाहिए। आप जितना आई कांटेक्ट आप रखोगे उतना आपके कॉन्फिडेंस को ये शो करेगा। ठीक है, अगर आप आंखें चुराओगे तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाएगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक, क्योंकि एक जब आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हो, किसी आईएएस ऑफिसर से आप बात करना, तो आईएएस ऑफिसर बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ बात करेगा आपसे। ठीक है, तो आपका आई कांटेक्ट डिपेंड करेगा कि आपके अंदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ आई कांटेक्ट करके आपको रिप्लाई देना है, और बीच में सारे मेंबर्स को देखता है एक बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। 4 मेंबर बैठे तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इग्नोर कर रहे हैं हमें, उन्हें भी बारी बारी से एक बार देखना है, उनको भी जवाब देते रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जिसने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ आपको जो याद रखना है वो रखना है किस पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, जैसे कल आपको एक एग्जांपल दिया था ना स्टेप वाला, बरसात में पानी ऊपर जाता है और गर्मियों में पानी नीचे आता है। तो इसका मतलब 2 घटनाएं हो सकती हैं और दोनों ही घटनाएं सही हो सकती है, लेकिन ये जवाब तब दे पाओगे जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सही जगह पे हो। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या, ये है आपके इंटरव्यू की महत्वपूर्ण चीज। और इंटरव्यू जब आप देने जाओ तो एक लास्ट टाइम जरूर ध्यान रखना कि आप ये जीवन के 20 मिनट 25 मिनट आप बिताने जा रहे हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, बिठा तो लेगा नहीं अंदर, वापस घर तो आने देगा ना। तो ये रास्ता तो खुला है ना आपका, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो घर आने से तो ये रोक नहीं सकता। ठीक, इस डर के साथ बिल्कुल मत जाना कि नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, इस डर के साथ जाओगे तो अंदर कभी इंटरव्यू फेस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, तो इंदौर से ग्वालियर आ सकते हैं और दिल्ली से भी ग्वालियर आ सकते हैं, इसको कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब एक पॉइंट हमेशा जो याद रखना, दुनिया के अंदर एकमात्र एग्जाम है आपके आईएएस का एग्जाम या पीएससी का एग्जाम। यहाँ आपके व्यक्ति सिर्फ सक्सेस होता है, अनसक्सेस कभी नहीं होता, अपने देखने का एटीट्यूड अगर हम चेंज कर दें तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ही चीज आपके हो सकती हैं, या तो आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप लीड करोगे, और 1% अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप गाइड करोगे, फेल नहीं हो आप। इस पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा याद रखना है कि आपने जो तैयारी की है ना, 1 साल 2 साल 3 साल जो लगाया है, उससे आपने अपने अंदर डेवलपमेंट किया है, खुद को इनरिच किया है। जो आप जीरो थे आपने उस जीरो को फुलफिल किया है, यानी खुद को आपने क्या किया है, इनरिच किया है। ठीक है, और अगर 1% नहीं भी होता है आपके, तो याद रखना आपके पास इतने फील्ड जो खुले हुए हैं, आप जिस फील्ड में जाएंगे ना उस फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे जिसने आईएएस की तैयारी की उसे हर चीज की नॉलेज है, वो जर्नलिस्ट बहुत अच्छा बन सकता है।
ठीक, एडवोकेट बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि उसे हर चीज की नॉलेज है, नेशनल इंटरनेशनल आपके इश्यूज पे बहुत अच्छा बोल सकता है। ठीक है, यह हुआ। टीवी एंकर जो स्पेशल होते हैं ना, आपके स्पोर्ट्स के अलग होंगे, नेशनल के अलग होंगे, इंटरनेशनल के अलग होंगे, आप यहाँ अच्छे बोल सकते हो, पॉलिटिकल डिबेट्स आप अच्छी कर सकते हो। ठीक, तो कई रास्ते आपके लिए खुलते हैं, बशर्ते हम उसको उस सोच से देखें। हम हमेशा इस सोच से देखते हैं कि एक्चुअली सबसे बड़ी मानसिकता क्या है ना जो अवरुद्ध करती है, कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब के आप अगर काबिल हो, इस रणनीति से आपने मेहनत की तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट कौन नहीं होता, जो सिर्फ तैयारी करता है। सिलेक्ट कौन होता है, जो रणनीति के साथ तैयारी करता है। ठीक, सिर्फ तैयारी करने का मतलब आपके क्या है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे अभी हम आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी, सिलेक्शन किससे होगा, आपको मार्क्स प्रूफ करने होगा। और मार्क्स कैसे प्रूफ होंगे, आप खुद बताओ। सामने दुश्मन की सेना में 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 20 लोग बहुत बाहुबली टाइप के हैं, आपको लग रहा है अगर इनसे उलझ गए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले उन 80 को खत्म करो ना जो आपके लिए आसान है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि 80 की सेना खत्म कर दी, अब 20 ही बचे हैं, और उन 20 का कॉन्फिडेंस डाउन होगा ये देख के कि इसने 80 मार दी तो 20 भी मार सकता है। ठीक, तो अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा आपको बूस्टअप करना होगा। एग्जाम का हमेशा एक रूल होता है, ठीक, आपके टीचर्स पहले भी बताते होंगे, एग्जाम में सबसे पहले हमेशा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्टअप होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, ठीक, और जो सबसे टफ क्वेश्चन हो उसे हमेशा सबसे बाद में। ये मेंस के अंदर भी ये रूल होता है, जब आप मेंस लिखने जाओगे ना तो सबसे पहले क्वेश्चन वो सॉल्व करना जो आपको आता हो, अगर टफ क्वेश्चन में पहले ही उलझ गए तो मेंस पूरा लिख ही नहीं पाओगे। ठीक, तो इन चीजों को हालांकि हम आगे भी देखेंगे। तो हमने क्या हुआ है कि अभी तक जो देखा वो हमने आपको एक विशेष एक रूपरेखा आपको बताई। ठीक है, अब यहाँ एक दो चीजें आप और याद रखना, आईएएस या एमपीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज, सिर्फ पढ़ना नहीं है। 100 में से आपके जो 95% के आसपास जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका मतलब ये होता है कि आईएएस बनने के लिए सिर्फ पढ़ना है, या पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा अब। ठीक, यहां आपको 3 चीजें करनी होंगी। 3 चीजें आपको क्या करनी होंगी, सबसे पहले रीड, लेकिन 100% नहीं। नंबर 2 थिंक, और नंबर 3 राइट। ठीक, आपने अगर कुछ पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक डेमोक्रेसी पढ़ा आपने, सिंपल एक वर्ड ले, पढ़ा है तो आप उसे सोचो, उसे इंटर रिलेट करो अलग अलग जगह, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप एक कोशिश खुद से नहीं करोगे ना तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप करना क्या है, 100% नहीं पढ़ना है, पढ़ना कितना परसेंट है, 33%। सोचना कितने परसेंट है, 33%। लिखना कितने परसेंट है, 33%। अब इसका मतलब आपके क्या हुआ, इसका मतलब आपके यह हुआ कि अब आपको ऑल टाइम स्टडी टेबल पे नहीं बैठना। रीड करते टाइम आप स्टडी टेबल पे हो, ये तो रास्ते में चल रहे हो तब भी सोच सकते हो, गाड़ी में बैठे हो सोचो क्या हो सकता है, खाली टाइम का यूज हो रहा है ना। ठीक, लेकिन हम इस वाले पॉइंट पे कभी जाते ही नहीं है। हमारे लिए पढ़ने का मतलब होता है बस स्टडी टेबल। पढ़ाई स्टडी टेबल से और ब्रॉडर होती है, आप जहां कहीं भी बैठे हो, जहां कहीं भी जा रहे हो, आप वहां से सीखना शुरू कर सकते हो। ठीक, तो आपने जो पढ़ा उसे आप पहले सोचो, और सोचने के बाद फिर आप उतारो उसे पेपर पे, क्योंकि सिलेक्शन होगा यहां से। ठीक है, होता क्या है कि लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन पेपर पे लिख ही नहीं पाते, और जब तक आप पेपर पे खुद को लिख ही नहीं पा रहे हो तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कुछ बेहतर होगा। ठीक, तो आप खुद देखना, और ये जो लिखने की जो प्रैक्टिस है ना, ठीक, यकीन मानना, अगर सच में सिलेक्शन लेना है, अगर आपके सिलेबस में 1000 टॉपिक है ना, तो हर टॉपिक पे एक बार आपको लिख के जरूर देखना पड़ेगा। 1000 टॉपिक को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और 1000 टॉपिक को सोचना और सोच के फिर उसको लिखना। जिस दिन 1000 टॉपिक आपने अपने हाथ से लिख दिए, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 3 साल में हो, फिर आप देखना आप मेंस के अंदर कोई भी आप क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को देख के ये दिमाग आ जाएगा कि अच्छा ये कोलिजन गवर्नमेंट था, इसके ऊपर हमने लास्ट क्या लिखा था, तो फिर अपने आप आपका दिमाग चलना
शुरू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर किसी एक चीज को हम पहले देख चुके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिंपल देखो, आप जब गाड़ी चलाते हो किसी रास्ते पे, आप जब पहली बार जाते हो तो अचानक से ब्रेकर आ जाता है तो तुरंत गाड़ी जंप कर जाती है। अब दूसरी बार जाओ वहां से, आपकी गाड़ी खुद ही स्लो हो जाती है ब्रेकर आने से पहले। इसका मतलब आप उस रास्ते से गुजर चुके हो। ये होता है यहाँ। आप जंप नहीं करोगे वहाँ एग्जाम हॉल के अंदर। अगर आपने सारे टॉपिक्स पे कुछ भी लिख के देखा है तो वहाँ कुछ लिखने की स्थिति में जरूर होगे। ठीक, तो अकेले नहीं पढ़ना, पढ़ने के अलावा क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर उसे सोचना है और फिर उसे लिखना है। और ये लिखने का काम बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट इसको अपनी प्रैक्टिस में बना लो। 30 मिनट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में आपको हो सकता है 30 मिनट लगेगा, फिर 30 मिनट से 28 मिनट होगा, 25 मिनट होगा, फिर ये आपके 10 से 12 मिनट और 8 मिनट तक ये आपके आ जाएगा एक पेज का लिखना। एक पेज पे आपको 8 मिनट से ज़्यादा देने भी नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम इतना ही होता है। यानी कि इससे दो काम आपको करने हैं। आप अगर शुरुआती लेवल से लिखोगे तो एक पेज को 8 मिनट तक लेके आना है, जो शुरुआत में 30 मिनट होगी आपकी स्पीड, ठीक है, और हर टॉपिक पे आप लिखने की सिचुएशन में होगी। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट। दूसरा, अब आपके नेक्स्ट समझना, एक इस मिथ को आप दिमाग से निकाल देना कि आईएएस बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, कोई 18 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं होता। ठीक, अब तो फिर पढ़ना कितना जरूरी होता है पहले ये समझ लो। ठीक, क्योंकि अक्सर आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों के भी रहते हैं, सर कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे पढ़ें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके कोई एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में दोनों को कितना कितना टाइम लगेगा, एक को 2 घंटे और एक को, हर व्यक्ति की ग्रेस्पिंग पावर अलग होती है। हो सकता है आप 1 घंटे में 5 पेज याद कर सकते हो और हो सकता है आप 2 पेज याद कर सकते हो। तो इसका मतलब जो काम ये 2 घंटे में कर देंगे वो काम आप 5 घंटे में कर पाओगे। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो जो आपके 16 घंटे में आपके आईएएस बनाए तो हो सकता है उसकी ग्रेस्पिंग पावर कम हो। आईएएस तो 4 घंटे में भी बन सकता है व्यक्ति। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जब आप आईएएस की तैयारी करते हो ना तो आपको अपने पूरी लाइफ को कुछ डिवाइड करना होता है कुछ पार्ट में। कुछ पार्ट में डिवाइड क्या करना होता है, कुछ एडिक्शन आपको अपने अंदर लाने होंगे। एडिक्शन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको करना ही करना है और जब तक ये एडिक्शन नहीं बनेगा आप नहीं कर पाओगे। एक बार एडिक्ट हो जाता ना व्यक्ति किसी चीज का, ठीक, तो फिर वो अपने आप उसकी लाइफ में आ जाती है। तो एडिक्ट आपके कैसे, सबसे पहला एडिक्शन लाना है न्यूज़पेपर। ठीक है, अब न्यूज़पेपर में समझना, कई बार जैसे न्यूज़पेपर बोलते हैं कि हम द हिंदू सबसे बेस्ट होता है, लेकिन द हिंदू तब बेस्ट है जब आपको समझ में आता हो। समझ में ही नहीं आता तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका टाइम पास करने से। न्यूज़पेपर उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आप समझ सकते हो। अगर इंग्लिश सच में अच्छी है तो ही द हिंदू ले, अदरवाइज आप दैनिक जागरण भी ले सकते हो, नेशनल एडिशन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सबसे पहली हैबिट न्यूज़पेपर, ये सुबह सो के उठने के साथ है। ठीक है, यह हुआ। दूसरी हैबिट आपकी रीड, और रीड के साथ आप खाने की टेबल पे हैं, सोचो। ठीक है, या गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, सोच सकते हो, सोचो। ठीक है, तो सोचना, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो सोचना है, ऐसा नहीं कि गाड़ी चला रहे हो और उस समय भी सोच रहे हो तो और कुछ का कुछ हो जाए फिर उसके बाद में बोलो कि सर ने बोला था सोच रहे थे। ठीक है, तो बैठते टाइम सोचना है, चलाते टाइम नहीं सोचना है। तो यहाँ सोचो कि आपने जो पढ़ा है वो क्या हो सकता है, या ट्रेन में आप बैठे हो जा रहे हो कहीं, सोच सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद में एक जो डेली हैबिट में आपको लाना है, राइट, अपने टाइम को बांटना है, एक क्वेश्चन पर डे लिखना है। ठीक है, पर डे लिखना ही लिखना है, ये इसको तो एडिक्शन बना लेना है आपको। एक कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, उस टॉपिक पर सोचना है, उस टॉपिक को लिखना है और डेली करंट पढ़ना है, बस ये आपकी हैबिट पर डे की होनी चाहिए। बाकी का कोचिंग वगैरह ये सब बाद की बात है। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो जैसे कोचिंग में जो टॉपिक हुआ वो आपने पढ़ लिया, घर जाके सोचो आप उस पर, अब आप उस पर लिख के देखो। ठीक, क्योंकि दो ही कंडीशन यहाँ हो सकती हैं, या तो आपके उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे होंगे या फिर उस पर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी जो आपके सिस्टम है, ठीक, किस तरह से आपको पढ़ना है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब बेनिफिशियल होगा कैसे, इसे समझना।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बनानी है एक बिल्डिंग, ठीक है। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले क्या बनाओगे इस बिल्डिंग में? बेस, यानी कि इस बिल्डिंग का फाउंडेशन, ठीक है। जब इस बिल्डिंग की फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी तब बना पाओगे आप इस बिल्डिंग के ऊपर कोई स्ट्रक्चर। बिना फाउंडेशन कंप्लीट किए तो स्ट्रक्चर इस पर बनेगा नहीं, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब होगी इस बिल्डिंग की फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक। दीवारों पे पुताई, पेंट, इंटीरियर में आपके कर्टन, सोफा, ये सब कुछ इसी के बाद होगा, ठीक है। इसको आप गौर से देखो इस सिस्टम को। ये जो तीन आपकी जो स्टेप हैं ये कैसी हैं? यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब बिना फाउंडेशन के स्ट्रक्चर नहीं बन सकता और बिना स्ट्रक्चर के फिनिशिंग नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सोफा और टीवी पहले ले आओ, मकान बाद में बना रहे हैं, उसको रख दो कि ये सोफा टीवी रखा है अब इसके चारों तरफ बनाएंगे अब हम। संभव है ये? मतलब ही नहीं है, ठीक है। या फिर दीवार कहीं बना ली, नींव कहीं खोद रहे हैं, अब उस दीवार को ले जाके रखेंगे, ये भी संभव नहीं है। पहले बनेगी नींव, फिर उसकी नींव के ऊपर खड़ा होगा स्ट्रक्चर और फिर होगी उसकी फिनिशिंग। और यही आपके एक यूनिडायरेक्शनल तरीका है और मकान बनाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। यही तरीका आपको याद रखना है अपनी तैयारी में, ठीक है। तो यहां आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि आईएएस और एमपीपीएससी के एग्जाम में, ठीक, ये फाउंडेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और फिनिशिंग क्या होता है, ठीक है। यह हुआ। तो सबसे पहले आए हम फाउंडेशन। फाउंडेशन का जो रोल प्ले करता है ना आईएएस पीसीएस के एग्जाम में, एनसीईआरटी, ठीक। स्ट्रक्चर का जो रोल प्ले करता है ये करता है क्या? सिलेबस, ठीक। और फिनिशिंग का जो आपके रोल प्ले करता है, अब यहां दो पॉइंट आपके हो जाएंगे, ठीक। दो क्या, तीन। पहला करंट अपडेट, करंट अपडेट, पर डे आपको करंट से अपडेट होना होगा यहां। दूसरा आपके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्यों? क्योंकि प्री में ऑब्जेक्टिव आता है। और तीसरा आपके डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि मेंस एग्जाम कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। अब देखना, किसी भी टॉपिक को जब आप उठाओ, कोई भी टॉपिक उठाया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक उठाया फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट आपने अगर टॉपिक उठाया तो सबसे पहले आपको उसका फाउंडेशन देखना होगा। तो इजीएस्ट वे में फाउंडेशन आपको मिलेगा कहाँ? एनसीईआरटी के अंदर, कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। पहले तो हमें ये क्लियर हो, इजी वे में सबसे पहले उस लैंग्वेज में आपने उसको समझा, ठीक है। जब उसको आप समझ लें तो अब हम आएंगे किसके ऊपर? सिलेबस। सिलेबस में क्या दिया है फंडामेंटल राइट में? सिलेबस के अंदर अलग अलग हेडिंग्स होंगी, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स का रोल, चेंजिंग सिनेरियो, ठीक है। तो ये सिलेबस के अंदर हेडिंग कौन कौन सी है फंडामेंटल राइट की, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपके कंटेम्प्रेरी आपकी कोई अमेंडमेंट है क्या फंडामेंटल राइट में? तो ये तो आप जब करंट पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक। फिर फंडामेंटल राइट पे जितने भी क्वेश्चन पीवाई क्यू में आपके आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन पे ऑब्जेक्टिव लगाना है। ये देखना है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो मतलब ग्रोथ हो रही है, ठीक। नहीं हो रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कमी है, ठीक है। क्या फंडामेंटल राइट पे कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है वो सॉल्व हो रहा है? अगर सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ लेने से टॉपिक खत्म नहीं होगा। टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप उसे लिखने में सक्षम हो तो ही वो टॉपिक खत्म होगा, ठीक, याद रखना। तो यहां आपके क्या है, रूल होता है ना फिजिक्स का, ठीक। कार्य कब होता है? जब फोर्स लगाने पर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अब आप इस बोतल को सिर के ऊपर रख के खड़े रहो 6 घंटे, खड़े हो तो खड़े रहो, कौन सा कार्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक। तो इसका मतलब सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने के साथ उसे लिखना भी होगा। तो पढ़ने का आपके रूल ये होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो, पहले उसका बेसिक देखा सबसे पहले, जिससे कि आपको ये पता हो कि ये होता क्या है, ठीक है। फिर हम सिलेबस पार्ट पे आपके आए, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम आएंगे किस पार्ट पे? फिनिशिंग, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कौन से बन सकते हैं इस पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं आपके इस पे, फिर हम इस टॉपिक पे आपके एंटर करेंगे, ठीक।
तो ये आपके होता है एक तरीका आपके पढ़ने का। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट और याद रखना अपने दिमाग के अंदर, जब भी आप आईएएस की तैयारी करो ना या पीएससी की, जैसे आपने अब शुरू कर दी, तो शुरू कर दी तो अब आपको जो बताना चाह रहे हैं, ये पानी की बोतल है, ठीक, इसमें पूरे में पानी भरा है, ठीक है। अगर इस बोतल में आधी आपकी मिट्टी या कंकड़ भरे होते तो कितना पानी आता? कम ही आता ना, फिर आधा ही आता पानी। आधी बोतल अगर हम कंकड़ से भर देते तो अब पानी कितना आएगा इसमें? आधा आएगा। क्यों? क्योंकि आधी बोतल आपने कंकड़ से भर रखी है। ठीक है, तो ये है आपका ब्रेन या आपका दिमाग, इतना सा, सबसे छोटा दिमाग ही है ना पूरी बॉडी में। ठीक, और उस दिमाग को भी आपने इधर उधर के फालतू के थॉट से भर रखा है, इतना बेचारा खाली बचा है। तो फिर आप जो काम की चीज पढ़ने वाले हो कितनी भर पाओगे? इतनी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में जितने भी आइडियोलॉजीज इधर उधर की हों उसको करो पहले खाली। चलता है ना कि वो क्या कर रहा होगा, उसके घर में क्या हो रहा होगा, ठीक। तो इस टाइप के जितने भी विचार हैं, किसी की घर परिवार में शादी हो, रिश्तेदारी में कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई खुशी हो, उस सबको दिमाग से पहले कर दो आप साइड। ठीक है, यहाँ आपको करना सब कुछ है, करना सब कुछ है मतलब हम ये नहीं करें कि आप शादी अटेंड मत करो किसी की, या किसी की बर्थडे पार्टी मत जाओ, या आप मूवी देखने मत जाओ, या आप पार्टी करने मत जाओ, सब करो, लेकिन उसे दिमाग में मत रखो। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखनी है, अपने काम की चीज। ठीक, यह है कि जैसे मान लो शादी है 30 तारीख को, अब आप अभी से दिमाग में 30 तारीख को शादी में जाना है, हल्दी में कौन सी ड्रेस पहननी है, ठीक, फिर उसके बाद में आपकी विदाई पे कौन सा पहनना है। अब वो 30 तारीख को जो शादी है वो आपके पूरे अब के शेड्यूल को बिगाड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, यह है, अब शादी है उसकी है तो तुम्हें क्यों इतनी परेशानी टेंशन हो रही है कि हल्दी में क्या पहनना है, विदाई में क्या पहनना है, बरमाला पे क्या पहनना है, कुछ भी पहन के जाओ तुम्हें थोड़ा ना कोई देख रहा है। ठीक है, यह है, तो यहाँ जो फालतू के जो थॉट्स चलते हैं ना, उन थॉट्स को साइड करो आप पहले। ठीक, आप सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो बस रूम बंद कर लो, रूम बंद करके आईएएस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक आईएएस बनने के लिए आपको डायनामिक बनना पड़ेगा, और डायनामिक बनने के लिए रूम से बाहर आना पड़ेगा। तो रूम से बाहर आओ, चीजों को आप देखो, ठीक, आप घूमो भी, आप फिरो भी, आप टूर भी करो, सब कुछ करो, क्योंकि इजी रहना है आपको। क्योंकि होता क्या है कि आपकी मान लो फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी वजन उठाने की 10 किलो है, राइट। अब 10 किलो वजन आपके ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप उस पर नया वजन रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो बिल्कुल लाइट रहो हमेशा। लाइट रहने का मतलब आपके पास ऑलरेडी स्टडी का याद करने का इतना है कि फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फालतू की चीजों का मतलब आप लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को बर्डन मत बनाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बिल्कुल इजी और बिल्कुल कूल और बिल्कुल फ्री माइंड में तैयारी कभी बर्डन नहीं होती। तैयारी तो एक तरीका है, एक पाथ है, एक रास्ता है जिसे आप धीरे धीरे तय करोगे। एक रात में तो वैसे भी आईएएस नहीं बना जाएगा। कम से कम 2 साल या 3 साल जो भी आपने टाइम पीरियड जो रखा हुआ है, इस टाइम पीरियड तक आप वेट करो पेशेंस के साथ, और पेशेंस के साथ अपनी रणनीति के साथ धीरे धीरे प्रिपरेशन को करते रहो। बिल्कुल इजी रहो, बिल्कुल कूल रहो, सिर्फ दिमाग के अंदर वो बात रखो जो आपके लिए जरूरी है। इवन सुनो भी वही जो आपके लिए जरूरी है। ठीक, अब जैसे कि कोई आपस में मान लो अब ये दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इधर से क्या बात कर रहे हैं, अरे जो भी कर रहे हैं करने दो, आपको क्या लेन देना। ऐसा होता है ना, कोई पीछे बात कर रहा है तो हमारे कान उधर चले जाते हैं, कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं हो रही, बुराई तो नहीं कर रहा कोई हमारी, और तुम्हारी बुराई कर रहा है तो करने दो, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इससे आगे। बाकी की जो ज्ञान की बातें हैं ये होती रहेंगी बीच बीच में। तो अब समझना, कुछ और पूछना है? नहीं पूछना तो हम स्टार्ट करें। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आपके बैच में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइंस। ठीक, अब एक पॉइंट और याद रखना आपको जो बताना है, हमने जैसे कि आपको बताया कि आपको सबसे पहले टॉपिक को ही समझना है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपको यहाँ एनसीईआरटी पे परेशान इसलिए नहीं होना कि आप सब लोगों को एनसीईआरटी के वीडियो क्लास मिल जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी का जो टॉपिक आपको देख लेना है वो वीडियो क्लास से डायरेक्ट देख लेना, फिर जिससे कि यहाँ आ जाएगा पूरा सिलेबस वाला पार्ट। ठीक, अब आते हैं आगे।
तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे जो ये रहा, शुरू हम क्या करने वाले हैं, साइंस। किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट को, हाँ पूछो। हाँ रहती है। नहीं, इंग्लिश कंपलसरी तो ऑलरेडी है ही ना। देखो वहाँ दो चीज़ें होती हैं। जो कंपलसरी पेपर होता है ना, ये है आपके कंपलसरी। कंपलसरी में क्या होता है, एक तो आपके है इंग्लिश और एक होता है रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। अब रीजनल लैंग्वेज में अब आप चाहे हिंदी चूज कर लो, ठीक है, चाहे उड़िया चूज कर लो, चाहे तमिल चूज कर लो, चाहे तेलुगु चूज कर लो। इंग्लिश तो है ही नहीं हमारे किसी भी रीजन की लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 8th शेड्यूल है ना, ठीक है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज आपकी इन की गई हैं। ठीक है। उन्हीं 22 लैंग्वेज में आपके यूपीएससी मेंस लिखा जाता है, और वही 22 जो रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ कंपलसरी पेपर के अंदर होती, कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि आप मेंस अगर इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको लगता है क्या फ्लुएंस इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हो। मेंस इंग्लिश में लिखने के बावजूद भी इंटरव्यू हिंदी में दिया जा सकता है। हाँ ठीक है। और कोई डाउट, डाउट हो तो पूछो, कुछ भी चल रहा हो। है कोई डाउट? नहीं है? सोच के देखो आ जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट लिया जा सकता है। ऑप्शनल में हमें आपके लेना क्या चाहिए, ठीक है, इसकी हमने हालांकि एक पूरी कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब से आप देख लेना है, हम लिंक दे देंगे। ठीक है। ऑप्शनल को लेते टाइम आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ऑप्शनल को लेते टाइम कई चीज़ों का ध्यान रखने से पहले अपनी खुद की स्किल्स का ध्यान। जैसे होता क्या है कि कोई पर्सन होता है ना, हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं। कुछ स्किल का मतलब हो सकता है किसी की कंसेप्चुअल स्किल बहुत अच्छी है, हो सकता है किसी की मगिंग स्किल बहुत अच्छी है, हो सकता है किसी की एनालिसिस करने की स्किल बहुत अच्छी है। अगर किसी की मगिंग स्किल अच्छी है तो उसको ऑप्शनल लेना चाहिए लिटरेचर। किसी की एनालिसिस करने की स्किल अच्छी है तो उसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट। और किसी की कंसेप्चुअल स्किल अच्छी है तो उसे लेना चाहिए लाइक आपके क्या, फिलॉसफी, लाइक ज्योग्राफी, इस टाइप के ऑप्शनल। ठीक, या फिर जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद में फिर डिपेंड आपके ये करता है आपका इंटरेस्ट। ठीक, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल आपकी कंसेप्चुअल स्किल अच्छी है, अब कंसेप्चुअल स्किल अच्छी है तो कंसेप्चुअल स्किल में तो साइंस के भी सब्जेक्ट आ जाएंगे, ज्योग्राफी भी आ जाएगा और फिलॉसफी भी आ जाएगा, लेकिन अब आप इसमें ये देखो कि आपका इंटरेस्ट इनमें से किस में है। अब फिर तीसरी चीज एक और आती है, इंटरेस्ट है लेकिन समस्या ये है कि अब जो सब्जेक्ट आपने लिया, क्या उस पर टीचर मौजूद है, क्या उस पर कंटेंट मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया अब उसका टीचर नहीं मिल रहा, तो उसे पढ़ेंगे कैसे, या उसका मार्केट में कंटेंट नहीं मिल रहा, तो उसको कवर कैसे करेंगे। तो यहाँ ऑप्शनल में एक चीज़ नहीं, ऑप्शनल क्या है, ये बड़ा आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। ठीक है। तो सिलेक्शन को चूंकि अगर ऑप्शनल डिसाइड करेगा तो यहाँ आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपनी खुद की स्किल को आप आइडेंटिफाई करो, ऑप्शनल किसी कहने से मत लेना। ठीक है। क्योंकि
हाँ अब बताओ आप, साइंस कहते किसे हैं? हमेशा याद रखना कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसका एक अर्थ पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आप अभी तक पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से अगर हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो साइंस हम कहते किसे हैं। ठीक है, किसे क्या, हाँ बताओ। अब इसको और अगर हम सरल भाषा में अगर बोलें तो क्या हो सकता है, समझना। स्पेसिफिक एंड अरेंज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग। ठीक, यानी कि किसी भी घटना या किसी भी वस्तु का विशिष्ट एवं जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसी को कहते हैं हम विज्ञान, यानी कि साइंस। ठीक है, तो साइंस का जो बेसिकली जो आपके अर्थ होता है वो होता है आपके क्या, स्पेसिफिक एंड अरेंज्ड नॉलेज, अरेंज्ड नॉलेज। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं आपके, साइंस। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट और याद रखना, साइंस को हम आगे डिटेल में पढ़ने से पहले, यहाँ आपने अब दो वर्ड देखा। ठीक है, पहला वर्ड देखा विज्ञान यानी साइंस, और दूसरा वर्ड देखा आपने ज्ञान यानी कि नॉलेज। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि नॉलेज और साइंस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द नॉलेज एंड व्हाट इज द साइंस। और अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो कैसे डिफाइन करेंगे, समझना एक पॉइंट। किसे कहते हैं हम नॉलेज और किसे कहते हैं हम साइंस। साइंस का जो आपके अर्थ होता है ना, साइंस का जो मतलब वो होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, किसी सच की खोज करना। और नॉलेज का जो अर्थ होता है वो होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, किसी सच को फील करना। जैसे कि आपके ट्यूबलाइट, ठीक है, ये ट्यूबलाइट आपके क्या है, साइंस, कि ये लाइट देती है इलेक्ट्रिसिटी से लगाने पे या कनेक्ट करने पर। ठीक है, तो ये साइंस हो गया। नॉलेज क्या होगा, जब इसे आप स्विच ऑन करोगे तभी आप इसको फील कर पाओगे। ठीक, कि हाँ ये लाइट देती है, क्योंकि बंद ट्यूबलाइट में थोड़ी आप कुछ फील कर सकते हो। ठीक है, तो साइंस का मतलब आपके सर्चिंग ऑफ रियलिटी, किसी सच की खोज करना। ठीक है, यह हुआ। और सच किसे कहते हैं हम, जो कभी बदला ना जा सके, क्योंकि साइंस का अगर कोई प्रिंसिपल है, इट कांट बी चेंज्ड। ठीक है, तो सर्चिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी का मतलब ही ये होता है, ठीक, विच कांट बी चेंज, दिस इज रियलिटी। ठीक है, अगर उसको चेंज कर सकें हम तो फिर वो रियलिटी कहाँ रह गई, क्योंकि रियलिटी कभी चेंज नहीं होती। तो साइंस का आपके अगर हम देखें फिलोसफिकल, अगर हम मीन देखें तो फिलोसफिकल मीन साइंस का होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ठीक, और फिलोसफिकल मीन आपके नॉलेज का होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि भगवान बुद्ध को नॉलेज यानी एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को नॉलेज यानी एनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ रियलिटी, उन्हें सत्य का अनुभव हुआ कि इस दुनिया में बाकी सब चीजें क्या है, मोह माया है। ठीक है, अंतिम सत्य आपके है निर्वाण। ठीक है, तो यहां आपके क्या है, ये होता है नॉलेज। ठीक, तो ये आपने सबसे पहले देखा क्या कि साइंस होता क्या है। अब दूसरा पॉइंट याद रखना, अगला पॉइंट, ये जो साइंस होता है, ठीक, कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम साइंस को, कितने पार्ट में बांटते हैं साइंस को, तीन, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो समझना जो साइंस आपके होता है ना, साइंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में आपके, दो पार्ट में। ठीक है, तो दो पार्ट में आपके कौन से, साइंस का पहला पार्ट होता है रियल साइंस, और साइंस का दूसरा पार्ट होता है स्यूडो साइंस। ठीक है,
तो रियल साइंस एंड स्यूडो साइंस। तो रियल साइंस क्या होता है? वह साइंस जो थ्योरी पे बेस्ड होता है, और स्यूडो साइंस वह साइंस जो पैराडाइम पे बेस्ड होता है। ठीक, तो रियल साइंस किस पे बेस्ड होता है? थ्योरी पे। और स्यूडो साइंस किस पे बेस्ड होता है? पैराडाइम पे। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि थ्योरी किसे कहते हैं और पैराडाइम किसे कहते हैं। ठीक, तो थ्योरी का जो मतलब होता है वो होता है अनचेंज रियलिटी, एक ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके। ठीक, यह हुआ। तो जैसे अनचेंज रियलिटी से क्या मतलब? जैसे ये मार्कर है, अगर इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो ये कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। हम फेंकेंगे तब भी नीचे गिरेगा, आप फेंकोगे तब भी नीचे गिरेगा, ग्वालियर में फेंकेंगे तब भी नीचे गिरेगा, दिल्ली में फेंकोगे तब भी नीचे गिरेगा। ठीक, 21st सेंचुरी में से हम फेंक रहे हैं तब भी नीचे गिर रहा है, 17th सेंचुरी में फेंकते होंगे तब भी नीचे गिरेगा। तो आपने क्या देखा? टाइम बदल गया, पर्सन बदल गया, प्लेस बदल गया, पर आपके ये थ्योरी नहीं बदली। क्या थ्योरी? कि अगर इसको हमने ऊपर फेंका है तो ये नीचे गिरेगा। यही कहलाती है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। यही है ना ग्रेविटेशन थ्योरी। ठीक, तो आपके रियल साइंस वह होता है जो थ्योरी पे बेस्ड होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, और थ्योरी का मतलब अनचेंज रियलिटी। अब दूसरा पॉइंट समझना। दूसरा पॉइंट हमने देखा स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस वह होता है, क्या होता है? जो पैराडाइम पे बेस्ड होता है। और पैराडाइम का मतलब आपके होता है चेंजिंग रियलिटी, यानी कि पर्सन बदले रियलिटी बदल जाए, प्लेस बदले रियलिटी बदल जाए। ठीक, टाइम बदले रियलिटी बदल जाए। ठीक, और पैराडाइम के ऊपर बेस्ड होते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट, क्योंकि सोशल साइंस लाइक सोशोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये प्लेस बदलते ही इनके इम्पैक्ट बदल जाते हैं। ठीक, टाइम बदलते ही थ्योरीज बदल जाती हैं इनकी। ठीक है, पर्सन बदलते ही बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाता है? पैराडाइम। ठीक है, तो इसको अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर करेंगे साइंस को स्टार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में साइंस का कुछ बेसिक आप जो देख सकते हो वो देख के आना। ठीक है, बाकी का हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और हम यही मान के चलेंगे कि आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है।